गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म। तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म में हम लोग पैसिव मैकेनिज़्म जो है वो देख चुके थे। अब हम लोग को एक्टिव मैकेनिज़्म को जानना है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म क्या है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म ये है कि इसमें भी जो मूवमेंट सब्सटेंसेस का जो मूव होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल के अगेंस्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो होता है, जैसे ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट में हो रहा है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। मतलब ये हुआ कि पानी अगर इस दिशा में बह रहा है, सब्सटेंसेस इस दिशा में बहता था तो वो पैसिव होता था, लेकिन पानी भी इसी दिशा में बह रहा है, लेकिन सब्सटेंस जो है उसकी जस्ट अपोजिट दिशा में बह रहा है। तो इसमें अगर मान लो कि तुम नदी में तैर रहे हो, तो जिस धारा में पानी बह रहा है उस धारा में अगर तुम तैरते तो तुमको एनर्जी नहीं लगता, कम थकते। लेकिन तुम जो है पानी बह रहा है इस दिशा में, अगर तुम तैरोगे उसके जस्ट अपोजिट दिशा में, तुमको कितना एनर्जी लगेगा, मतलब एनर्जी डिपेंडेंट होगा। तो ये क्या है, उसी तरह से है। ये भी क्या है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। मतलब कि वाटर इधर बह रहा है तो मूवमेंट इधर से सब्सटेंसेस हो रहा है, मतलब कोई ना कोई एनर्जी जिसको जो है ताकत लगा के इसको ये काम करना पड़ रहा है। इसीलिए लिखे हैं इट इज़ लाइक स्विमिंग इन द रिवर अगेंस्ट वाटर टाइड। वाटर टाइड का मतलब क्या होता है, वो ज्वार भाटा जो आता है पानी का। तो मान लो कि पानी इधर का लहर इधर है, हम उसके अगेंस्ट में हम जो है पानी सब्सटेंस मूव कर रहा है। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। ये कैसा है, एनर्जी डिपेंडेंट, ताकत लगता है इसमें। तो जैसे सपोज करो कि हम जो है अपने से हिला रहे हैं, कुछ ना कुछ मेरा बॉडी जो है, ये हाथ जो हिल रहा है, फ्लैक्शन हो रहा है मेरा, ये फ्लैक्शन जो हो रहा है, कुछ ना कुछ जो है मूवमेंट हो रहा है, तो एनर्जी मेरा यूज़ हो रहा है। ये एक्टिव प्रोसेस, ये क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। और किसी को हम बोले कि तुम मेरा हाथ इस तरह से हिलाओ, फ्लैक्शन करो, कोई और पकड़ के हिला, या इस हाथ से हम कर रहे हैं, तो इस हाथ का तो एक्टिव हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इससे हम इसको हिला रहे हैं तो इसका एनर्जी यूज़ नहीं हो रहा है। या किसी और को कहेंगे मेरा हाथ हिलाओ, इस तरह से वो हिलाएगा तो एनर्जी, वो पैसिव मूवमेंट होगा, है ना। उसी तरह से इसमें भी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एनर्जी डिपेंडेंट नहीं होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एनर्जी डिपेंडेंट होता है ना। तो अब आता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी एक्टिव, सेकेंडरी एक्टिव और स्पेशल टाइप्स होते हैं। हमको स्पेशल टाइप्स भी बाद में क्लासीफाई करते हैं कि स्पेशल टाइप को हमको डिटेल से जानना है। या स्पेशल टाइप इसलिए डिटेल से जानना है कि हम लोग को जानना पड़ेगा कि पिनोसाइट्स क्या होता है, मैकेनिज्म पिनोसाइटोसिस का क्या है, फेगोसाइटोसिस क्या होता है ना। तो ये सब जो है ट्रांससाइटोसिस क्या है, एक्सोसाइटोसिस क्या है, ये सब हमको जो है जानना है। तो इसलिए जो है ये स्पेशल टाइप में एक्टिव ट्रांसपोर्ट का स्पेशल टाइप है। तो इसको इसमें बाद में डिटेल से देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। अब कैरियर प्रोटीन के द्वारा अगर जो है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट अगर सब्सटेंसेस का मूव हो रहा है, तो ऐसे मूवमेंट को क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्टिव कहते हैं। सेम प्राइमरी एक्टिव वाला ही कैरियर प्रोटीन, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है कि कैरियर प्रोटीन ढो रहा है सब्सटेंसेस को, है ना। तो फैसिलिटी डिफ्यूजन में भी क्या हो रहा था, याद करो, उसमें भी जो है कैरियर प्रोटीन की हुई ढो रहा था। तो फैसिलिटी डिफ्यूजन लेकिन एनर्जी डिपेंडेंट नहीं था, लेकिन ये क्या है कि एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है ना। उसी तरह से यही कैरियर प्रोटीन जो है सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स को भी ढो रहा है, साथ साथ में किसी और सब्सटेंसेस को भी ढो रहा है। साथ साथ में क्या कर रहा है, वही कैरियर प्रोटीन सब्सटेंस, एक कैरियर प्रोटीन क्या कर रहा है कि ये प्राइमरी सब्सटेंसेस को धो ही रहा है, साथ साथ में जो कोई और सब्सटेंसेस को भी धो रहा है। एक ही प्रोटीन मतलब एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को धो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। तो प्राइमरी एक्टिव, सेकेंडरी एक्टिव में एक ही कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, एक थोड़ा सा फर्क है। इसमें क्या है कि एक सब्सटेंसेस है जो सोडियम है, तो उसको जो है एक कैरियर प्रोटीन ढो रहा है। इसमें क्या है, सोडियम है, कैरियर प्रोटीन धो रहा है, साथ साथ में किसी और सब्सटेंसेस को भी धो रहा है, मतलब एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को धो रहा है इसमें, तो सेकेंडरी एक्टिव हो गया। तो इसको डिफाइन हम लोग लिख लेते हैं, द मूवमेंट ऑफ
तो यही दोनों लगभग सेम है। बात क्या है कि कैरियर प्रोटीन जो है इसमें जो है किसी एक जो है सोडियम वोडियम को धो रहा है, इसमें कैरियर प्रोटीन क्या है कि सोडियम को भी धो रहा है, साथ में किसी और को भी धो रहा है, कोई और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को या सब्सटेंसेस को जो है साथ में कैरी कर रहा है। तो सिंपल वाला जो था वो प्राइमरी एक्टिव हो जाता है, इसमें क्या कहते हैं एक ही जो सेम है वो एक से ज़्यादा को भी धो रहा है, वो क्या होता है सेकेंडरी एक्टिव हो जाता है। तो इसी टाइप से सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्लियर हो गया। अब स्पेशल टाइप क्या है, मतलब कुछ सब्सटेंसेस ऐसा है जो तो ना तो पैसिव ट्रांसपोर्ट से सेल से ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, ना तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सेल में ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। तो इसलिए जो है इसको क्या रखा है कि इसको स्पेशल टाइप में ट्रांसपोर्ट में कर दिया है। लेकिन ये स्पेशल टाइप में ट्रांसपोर्ट जो है तो यूजुअली इस मैकेनिज़्म को ना करके कुछ और मैकेनिज्म, लेकिन क्योंकि वो भी है एनर्जी डिपेंडेंट ही है, इसलिए इसको एक्टिव में काउंट करते हैं। स्पेशल टाइप में किस में करते हैं, एक्टिव में ही काउंट करते हैं कि एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, इसलिए इसी वजह से। तो इसलिए जो है अब इसमें इस स्पेशल टाइप में क्या क्या सब आता है उसको हम लोग जो है डिटेल से देखते हैं। यूजुअली कॉमन टाइप्स इसका यही एक दो ही होता है, स्पेशल टाइप्स काउंट नहीं होता है, लेकिन हम जो है काउंट इसमें ले लिए हैं ताकि ईजी हो जाए, समरी करने में ईजी हो जाए। तो हम लोग देखते हैं अब स्पेशल टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ये भी 3 तरह के हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक है इंडोसाइटोसिस, फिर इसमें ये फिर 3 तरह के हो जाएंगे। एक हो जाएगा पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। तीसरा क्या है, रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस। क्या है, रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस, ये एक नंबर था इंडोसाइटोसिस। दूसरा नंबर जो आ जाएगा इसमें ट्रांससाइटोसिस। तीसरा हो जाएगा एक्सोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में क्या है, इसको हम लोग कहते हैं ऑल्सो, ए फॉर ऑल्सो, के फॉर नॉन, ए फॉर एज, ऑल्सो नोन एज सेल ड्रिंकिंग। पिनोसाइटोसिस क्या कहते हैं, सेल ड्रिंकिंग। मतलब कोई फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल टॉक्सिन है, ड्रॉपलेट फॉर्म में है। मतलब ड्रॉपलेट क्या होता है, जो पानी का जो बूंद होता है ना उसी तरह के फॉर्म में है, फ्लूइड है। तो अब इसको क्या करेगा, सेल इसको जो है अपने सेल मेम्ब्रेन को इस तरह से फोल्ड कर लेता है, इसको इन्वेजिनेशन बोलते हैं। उस ड्रॉपलेट को अपने अंदर कर लेगा, उसके बाद उसको क्या बोलेंगे कि इंडोजोम बोलेंगे। अब ये इंडोजोम क्या करेगा, अब सेल के अंदर लाइसोसोम होता है, तो लाइसोसोम सेल के अंदर जो रहता है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, तो उस वैसे लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं। अब ये इंडोजोम क्या करेगा, ये जो फ्लूइड है सेल ड्रिंकिंग, मतलब कि फ्लूइड कौन सा, ड्रॉपलेट, सब ड्रॉपलेट मतलब टॉक्सिन वगैरह सब है ना, टॉक्सिन जो है बैक्टीरियल टॉक्सिन सब। तो ये सब क्या होगा कि ये जब सेल के अंदर जाएगा उसका क्या नाम हो जाएगा, इंडोजोम। अब इंडोजोम जो है लाइसोसोम से जो बाइंड करेगा, जो सेल के अंदर जो लाइसोसोम है जो कि प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं, ये प्राइमरी लाइसोसोम इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जब ये इंडोजोम जब कि उस पर जाके बाइंड करेगा लाइसोसोम में, तो लाइसोसोम अब क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम बोलेंगे। तो लाइसोसोम में एंजाइम होता है जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये एंजाइम जो है जो कि सेकेंडरी लाइसोसोम का जब एक्टिव होता है, ये एंजाइम भी एक्टिव हो जाएगा। जब ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा तो इस इंडोजोम को क्या कर जाएगा, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तोड़ देगा, तो उसको डैमेज कर देगा। इस तरह से क्या होगा, सेल ड्रिंकिंग भी जो है हमको टॉक्सिन से रिलीज़ कर दिया, पिनोसाइटोसिस, है ना। पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग। फेगोसाइटोसिस को, इसको भी इसी तरह से हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज, ए फॉर ऑल्सो, के फॉर नॉन, ए फॉर एज, है ना, ऑल्सो नोन एज सेल ईटिंग। अब कोई बैक्टीरिया है, कोई एंटीजन है, तो बैक्टीरिया एंटीजन वगैरह सब है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, एंटीजन सब है, प्रोटीन मॉलिक्यूल सब है ना, ये माइक्रोब्स है।
तो अब ये सब जो क्या है इसको क्या करेगा, जैसे मोनोसाइट्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, सब क्या करता है ना, इसको खा जाएगा, इंगल्फ करेगा। जब इंगल्फ कर जाएगा तो यहाँ पे फेगो है, यहाँ पे एक तरह से एंडोजोम हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेगोजोम हो जाएगा। ये फेगोजोम फिर प्राइमरी लाइसोसोम से बाइंड करेगा, प्राइमरी लाइसोसोम एक्टिव होगा, सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा, फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इस तरह से ये क्या मैसेज हो गया, फेगोसाइटोसिस हो गया। उसी तरह से रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब मान लो कि हार्मोन्स वगैरह सब रिलीज़ होता है ब्लड में, वो हमारे सेल्स में कैसे जाएगा, तो अब है कि वो रिसेप्टर के द्वारा जाएगा। रिसेप्टर के द्वारा जो हो जाएगा, रिसेप्टर से कैसे, सेल मेम्ब्रेन में जो है ना गड्ढा जिसको पिट बोलते हैं, है ना, तो पिट होता है, गड्ढा होगा, उस गड्ढे पे जो है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बाइंड रहेगा जिसको कहते हैं क्लैथरीन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, क्लैथरीन प्रोटीन। ये क्लैथरीन प्रोटीन और पिट कलेक्टिवली हम लोग से क्या कहेंगे, रिसेप्टर्स, है ना। अब जैसे कोई हार्मोन्स आया तो हार्मोन्स क्या करेगा, रिसेप्टर्स में बाइंड कर जाएगा, हार्मोन्स प्लस रिसेप्टर्स में बाइंड कर जाएगा, रिसेप्टर्स में बाइंड कर जाएगा, बना लेगा ये क्या, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बना लेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है सेल के अंदर अब चला जाएगा इजीली। जब सेल के अंदर भी जाएगा तो फिर उसके बाद जो है वो फिर बाइंड करेगा प्राइमरी लाइसोसोम से, फिर उसे क्या करेगा, सेकेंडरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम एक्टिव होगा, सेकेंडरी लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इस रिसेप्टर को तोड़ देगा। जब इस रिसेप्टर को तोड़ेगा तो क्या हो, बच के किस में टूटेगा, ये हार्मोन में टूट जाएगा और रिसेप्टर प्रोटीन में टूट जाएगा। तो हार्मोन जो है सेल में साइटोप्लाज्म में अपना फिर चला जाएगा यूज़ होने के लिए, और रिसेप्टर प्रोटीन फिर से सेल मेम्ब्रेन पे आ जाएगा, रिसेप्टर प्रोटीन जो क्लैथरीन है फिर से नया रिसेप्टर बनाने के लिए, ताकि नया हार्मोन फिर से आएगा, उसको फिर इसी तरह से रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना करके फिर सेल के अंदर भेजेगा। तो इस तरह से जो है क्योंकि सेल के अंदर जा रहा है, फ्लूइड है तो किसके द्वारा जब पिनोसाइटोसिस हो रहा है, सॉलिड है, बैक्टीरिया है, एंटीजन प्रोटीन है, उसको सेल खा ले रहा है, उसको ईटिंग कर लेगा, तो फेगोसाइटोसिस हो रहा है। अब ना पिनोसाइट हो रहा है ना तो फेगोसाइट हो रहा है, तो इसको क्या कर देगा कि रिसेप्टर से बाइंड करके, जैसे हार्मोन वगैरह सब है उसको क्या कर देगा, रिसेप्टर से बाइंड करके अंदर करेगा, तो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो इस तरह से जो है आपका फेगोसाइटोसिस हो गया। अब देखते हैं हम लोग ट्रांससाइटोसिस, फिर देखेंगे एक्सोसाइटोसिस। ट्रांससाइटोसिस क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि कुछ सब्सटेंसेस है, कुछ प्रोटीन्स है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ब्लड में कुछ प्रोटीन है, उस प्रोटीन को कैपिलरी, जो ब्लड का जो स्मॉलेस्ट वेसल है कैपिलरी है, कैपिलरी सिंगल लेयर्ड एंडोथेलियम का बना होता है। अब एंडोथेलियम से क्या होगा कि एंडोथेलियम से ब्लड में जो प्रोटीन है वो प्रोटीन एंडोथेलियम पार करके तब ना इंटरस्टिशियम में आएगा। तो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट, ये सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट एंडोथेलियल सेल्स के एक्रॉस करके उसके बाद तब वो इंटरस्टिशियम में आएगा, ऐसे ट्रांसपोर्ट क्या बोलेंगे, ट्रांससाइटोसिस। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे एंडोथेलियल सेल्स है, मान लो कि ये एंडोथेलियल सेल्स, मान लो ये एंडोथेलियल सेल्स, कौन सा सेल है, एंडोथेलियल सेल्स, THE, थेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल है। ये कोई सब्सटेंसेस है, ये सब्सटेंसेस जो है पहले इसको पेनिट्रेट करेगा सेल के अंदर, फिर सेल में कुछ देर माइग्रेट करेगा, फिर सेल से बाहर जाएगा, है ना। तो सब्सटेंसेस जो है इस तरह से मान लो कि ये एंडोथेलियल, यहाँ पे ब्लड है, ये ब्लड है, ब्लड में जो है, ब्लड में ये सब्सटेंसेस है, और इधर जो ये वाला वॉल जो है ब्लड का एंडोथेलियल सेल्स है, ये सब्सटेंसेस यहाँ से इस एंडोथेलियल सेल्स को एक साइड के सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करेगा, सेल के अंदर आएगा, फिर सेल को पार करके इंटरस्टिशियम में घुस जाएगा, इंटरस्टिशियम में घुट जाएगा ये सब्सटेंसेस। तो इस तरह का ट्रांसफ़र जो है इस तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांससाइटोसिस। ट्रांससाइटोसिस कहाँ पे होता है, एट कैपिलरी रीजन में। कहाँ पे होता है, एट कैपिलरी रीजन। तो इस तरह से जो है इंटरस्टिशियम में चला गया, है ना, ब्लड से जो ट्रांसपोर्ट, सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होकर के इस तरह का सेल को आर पार करके चल जा रहा है एंडोथेलियल सेल्स को, ऐसे क्या बोले, ट्रांससाइटोसिस। अब आता है कि एक्सोसाइटोसिस। न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के जो नर्व एंडिंग्स होते हैं, उस नर्व एंडिंग्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो जमा होता है, जो विजाइकिल के रूप में जमा होता है, ये क्या करेगा, विजाइकिल जिस सेल्स के नर्व एंडिंग्स, न्यूरॉन्स नर्व सेल्स के जो विजाइकिल्स होता है उसमें जो विजाइकिल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो कैसे फिर सेल से बाहर आएगा। एक्सोसाइटोसिस मतलब कि सब्सटेंसेस जो है ना सेल से बाहर आना, है ना।
द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, द मूवमेंट substances comes out from cell called exocytosis. exocytosis एग्जाम्पल इसका न्यूरोट्रांसमीटर्स। लास्ट है चैप्टर समाप्त हो जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होता है, जो कि सेक्रेटरी वेसिकल्स में रहता है, ये सेक्रेटरी वेसिकल साइटोप्लाज्म से आकर के इसको क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन की तरफ आएगा। जो सेक्रेटरी वेसिकल्स जो है सेल मेम्ब्रेन की तरफ, साइटोप्लाज्म से सेक्रेटरी वेसिकल्स जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ आएगा। अब सेल मेम्ब्रेन में क्या करेगा कि कैल्शियम जो है इसको फ्यूज़ करा देगा सेल मेम्ब्रेन से। जैसे ही ये वेसिकल्स सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज़ होगा वैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर सेल से बाहर हो जाएगा। तो इसी तरह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है ना। इसी तरह से इसी को क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस, है ना, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है। यही था ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। शॉर्ट में ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। यही था। थैंक यू।